So, with reference to recent development regarding recombinant vector vaccines, consider the following statement. Genetic engineering is applied in development of these vaccines. Bacteria and viruses are used as vectors. Which of the following is correct? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स होती क्या है? ये वो वैक्सीन है जिसके अंदर जो वेक्टर का एक मॉडिफाइड सेफ वेक्टर, मतलब उसी चीज़ को मॉडिफाई कर दिया जाता है और फिर उसको डिलीवर किया जाता है टू द होस्ट सेल्स, पैथोजन का एक मॉडिफाइड फॉर्म, ताकि एक इम्यून रिस्पॉन्स, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आए. अब जो वेक्टर है वो बैक्टीरिया और वायरस आर यूज्ड एज वेक्टर्स, यानी बोथ बैक्टीरिया एंड वायरसेस. रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से बाय नेचर ऐसा लग सकता है कि होस्ट सेल्स और इस सब की ज़रूरत होगी तो वायरस ही होगा, पर नहीं, बैक्टीरिया कैन ऑल्सो एक्ट एज एन वेक्टर. जैसे अभी जो रिसेंट वैक्सीन न्यूज़ में थी वो HPV की गार्दासिल, जो कि क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन है, तो इसमें C both is correct. In the context of hereditary diseases, passing on एक तो इस क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक बातें. 2 टाइप के DNA होते हैं सेल में. एक तो न्यूक्लियस में होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ से सारी एनर्जी आती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA होता है. न्यूक्लियर DNA होता है nDNA, और जो माइटोकॉन्ड्रियल होता है उसको कहते हैं mtDNA. ठीक है, mtDNA. और ये जो mtDNA होता है ना, ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंड ऐसा कुछ टाइप का इसका फॉर्मेशन रहता है. तो ये अगर इसी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएं तो उससे बहुत सारे हेरिडिटरी डिजीज़ हो सकते हैं, जेनेटिक डिजीज़ हो सकते हैं. तो पासिंग ऑन mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after IVF, in vitro fertilization of the egg. मतलब कि तो ये जो MRT होती है ना, माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसी में आता है ये 3 पेरेंट बेबी वाला कॉन्सेप्ट. 3 पेरेंट बेबी यानी कि जो फॉल्टी है ना, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया मतलब तो उसमें से न्यूक्लियर DNA ले लेते हैं. न्यूक्लियर DNA इज टेकन, और जो एक डोनर होता है तो उसका जो एम्ब्रियो है ना, उसमें से जो उसका न्यूक्लियस है वो हटा देते हैं और ये इसमें डाल देते हैं. तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो सही है, तो इसलिए 3 पेरेंट कहा जाता है इसको. तो पासिंग ऑन माइटो कैन बी प्रिवेंटेड माइटो ईदर बिफोर और आफ्टर, ये सही है बात. A child inherits mitochondrial disease entirely from mother and not from father. Entirely देखिए गलत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सही बात है, मदर से ही होता है. So this is correct, both 1 and C. फिर आता है बॉलगार्ड 1, बॉलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांट ग्रोथ, सब्सट्रेट प्रोडक्शन, बायोफर्टिलाइजर्स. ओके, तो इसमें अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो इतना तो हमें पता है कि बॉलवर्म नाम की एक चीज़ हमने सुन रखी है कॉटन के कंटेक्स्ट में, तभी फिर BT कॉटन और बैसिलस थेरेंजाइसिस वो सब बातें. तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट की बात होती है, ये दिस इज़ द आंसर, क्योंकि ये क्राई 1AC और क्राई 2AB दीज आर डुअल जीन प्रोटेक्शन, उससे रिलेटेड कुछ बातें थी कि डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, तो ये कॉटन के कंटेक्स्ट में है. ओके. 68. In a pressure cooker, temperature at which food is cooked depends mainly upon which of the following: area of hole of the lid, temperature of the flame, weight of the lid. Select the correct answer using the code of. ठीक है. प्रेशर कुकर, अगर कुछ भी साइंस का भी अगर नहीं पता तो भी द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन
तो खाना कब पकेगा, किस पर पकेगा, नॉट टाइम, सॉरी, किस टेम्परेचर पर पकेगा, वो इससे तो डिपेंडेंट है ही नहीं कि फ्लेम का क्या टेम्परेचर है। वो तो जिस टेम्परेचर, ये टाइम नहीं पूछ रहा है, इट्स नॉट आस्किंग अबाउट द टाइम कि कब तक पकेगा, फिर तो फ्लेम पर डिपेंडेंट हो सकता है। वो पूछ रहा है कि खाना किस टेम्परेचर पर पकेगा, तो उसमें फ्लेम तो किसी भी टेम्परेचर का उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो इधर वेज तभी पकेगा जब उसे जिस टेम्परेचर पर पकना है। तो सेकंड हट जाता है तो सी आ जाता है। वैसे लॉजिकली ये है कि प्रेशर जब बिल्ट होता है कुकर के अंदर, तो अगर छोटा होल होता है तो स्टीम धीरे धीरे जाती है बाहर, तो प्रेशर ज़्यादा, लेस स्टीम एस्केप्स, प्रेशर ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर होता है। एंड अगर वहीं पर अगर बहुत बड़ा सा होल होता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है। सो जब छोटा छेद है तो प्रेशर हैज़ टू बी हायर टू लिफ्ट दैट वेट। सिमिलरली वेट की बात है, अगर लिड बहुत भारी है तो वही स्टीम नहीं निकल पाएगी। तो घूम फिर के बात इस पे आती है कि टेम्परेचर पे तो नहीं है वो डिपेंडेंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कल्चर्ड एंड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम। वायरस नहीं होगा क्योंकि वायरस को होस्ट चाहिए होता है, तो ए एंड बी इज़ द आंसर। फिर है एडिनोवायरस और रेट्रोवायरस। ओके, और कॉमन को एडिनोवायरस हैव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए genomes where retrovirus have double DNA genomes. Common cold is sometimes caused by an adenovirus whereas AIDS is caused by retrovirus. ओके, इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो जो एडिनोवायरस और ये है रेट्रोवायरस, तो ये सेकेंड वाली बात तो ठीक है कि रेट्रोवायरस से कॉज होता है एड्स, और वो ठीक है। लेकिन अगर हम बेसिक उसकी बात करें तो यहाँ पर स्वैप करा गया है डेफिनेशंस को। जो रेट्रो होता है वो सिंगल होता है स्ट्रैंड, रेट्रो है ना, कुछ अलग होगा, वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। और जो एडिनो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है, दैट इज़ डबल स्ट्रैंड। एंड जो अब आरएनए टू डीएनए का जब कन्वर्जन होता है तो हम बोल देते हैं ना कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और ये सब कुछ वर्ड्स आते हैं। तो बेसिकली एडिनो जो है वो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, और जो रेट्रो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। तो इससे पहली वाला स्टेटमेंट गलत एंड सेकंड इज़ राइट। अब बात करते हैं वाटर। सो वाटर कैन डिज़ोल्व मोर सब्सटेंसेस दैन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज़ डाईपोलर इन नेचर, it is a good conductor of heat, it has high value of specific heat, it's an oxide of hydrogen. Okay, डाईपोलर इन नेचर, तो ऐसा होता है वाटर का स्ट्रक्चर, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अगर ये नहीं भी पता चलो कि क्या है, कैन डिज़ोल्व मोर सब्सटेंसेस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट, इट्स एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। डिज़ोल्व करना है मोर सब्सटेंसेस को, तो पोलैरिटी देखी जाती है सॉल्वेंट्स की जब भी डिसोल्यूशन की बात होती है। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो बहुत ही बेतुकी सी बात है कि पानी कैन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। हाँ, ये बात ठीक है कि पानी की ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है, इसलिए ओशंस में जब भी हम वो आइसोथर्म बेंडिंग और वो सब चीज़ें देखते हैं तो हम बोलते हैं कि पानी को ठंडा और गर्म होने में ज़्यादा समय लगता है। तो इट हैज़ हाई वैल्यू, ये बात सही है, लेकिन इससे वो और सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करता है, कुछ बैठ नहीं रहा। इट इज़ एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, तो वो मोर नहीं, सो इट्स डाईपोलर इन नेचर। विथ रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटनिंग, हाउ डू सोडियम लैम्प्स डिफर फ्रॉम LED लैम्प्स? Sodium lamps produce light in 360 degree, but it's not so in case of LED lamps. As street lamps, sodium lamps have longer lifespan than, ये तो बहुत ही बेतुकी बात है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ये सब चीज़ें बढ़ती हैं ना कि घटती हैं। तो दिस इज़ रॉन्ग, सेकंड को हटा दिया जाए।
थर्ड तो अब इस हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू हो ही गया होगा. सो द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज़ ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक. हाँ, क्योंकि मोस्टली वो येलो सी लाइट होती है ना. वाइल LED लैम्प्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन स्ट्रीट. हाँ, ये सब बातें सही हैं. लेकिन अब जहाँ पर डाउट हो सकता है वो ये है कि दे प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री, पर LED में ऐसा नहीं होता, विच इज़ ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि जो सोडियम लैम्प्स है वो 360 करते हैं और LED 180 डिग्री करते हैं. LED 180 डिग्री करते हैं. इसलिए सोडियम लैम्प्स को जब हमें एक डायरेक्शन में करना होता है तो रिफ्लेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है कि वो एक ही तरफ उसकी लाइट जाए. तो द करेक्ट आंसर इज़ दिस. मोनोक्रोमैटिक हाई डेंसिटी येलो. मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही कलर की. मोनोक्रोमैटिक येलो कलर दिखता है, मतलब यूनिफॉर्म है फ्रीक्वेंसी. वहीं पे जो वाइट लाइट होती है वो पॉलीक्रोमैटिक होती है. तो 1 and 3. The term ACE2 is talked about in the context of Genes introduce development of India's own satellite navigation system, radio collars, wildlife tracking, spread of viral diseases. अच्छा, ACE2 ये वो कोविड के टाइम का है ना पेपर. तो ACE2 was popular क्योंकि ACE2 was the primary entry point for SARS का जो वायरस है. मतलब वो S प्रोटीन से बाइंड कर जाता था एंड ये जिसकी वजह से जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती थी ACE2 के हमारी बॉडी में वो ब्लॉक हो जाती थी. तो स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस. अब बायस्फेनॉल BPA इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न. और ये किस काइंड ऑफ प्लास्टिक में सबसे ज़्यादा की कंपोनेंट है पाया जाता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीइथाइलिन टेरेथिलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड. अगर हमें फुल फॉर्म्स नहीं पता, छोटे नाम याद हों, तो PVC है ये पेट है. लो डेंसिटी और पॉलीकार्बोनेट तो चलो ठीक है. अब BPA. अब सबसे बेसिक जो चीज़ आपने देखी हो, छोटे बच्चों की बॉटल्स पे नहीं लिखा होता BPA फ्री और ये सब. तो ये एक लाइनिंग होती है जो विच इज़ फाउंड इन पेट बॉटल्स. मतलब पेट बॉटल्स में ये BPA फ्री होती हैं. वो तो उधर तो BPA नहीं मिलता, यानी पेट तो यहाँ से हट चुका है. PVC और ये लो डेंसिटी पॉलीथीन और ये सब बचा. अब इसके अंदर ये है कि ये जो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है ये तो वो होता है कि जैसे प्लास्टिक बैग हो गया, फिल्म रैप्स, वो स्क्वीज़ बॉटल्स नहीं होती, मतलब बहुत हल्की डेंसिटी का पिचका सकते हो इसको. तो उधर अब बचा पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसके पाइप्स बनते हैं, पॉलीकार्बोनेट. अब पॉलीकार्बोनेट जो होता है वो उसके अंदर ये बायस्फेनॉल A इज़ फाउंड. ऐसा क्यों है कि इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर की तरह एक्ट कर सकता है, मतलब बॉडी के हार्मोन्स और इस सब चीज़ों में कुछ ये दिक्कतें कर सकता है. तो इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न एंड इट्स अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट जो पॉलीकार्बोनेट में पाया जाता है. पॉलीकार्बोनेट है इसका आंसर. अब जो कुछ हैं हमारे ऐसे पॉलीमर जिनका आप नाम बार बार सुनोगे, तो पॉलीकार्बोनेट मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है. एंड इसी से मिलता जुलता एक आता है बेकेलाइट. अब बेकेलाइट जो है वो ओपेक होता है. बेकेलाइट थर्मो मतलब हीट रेजिस्टेंट ज़्यादा होता है और पॉलीकार्बोनेट जो है वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है कि टूटता नहीं है. और बेकेलाइट हीट रेजिस्टेंस है. स्विचेस वगैरह कहीं कहीं पे मोस्टली बेकेलाइट के होते हैं, बिजली के. और पॉलीइथाइलिन टेरेथिलेट ये जो पेट है वो तो नॉर्मल बॉटल्स में, पैकिंग में, फाइबर्स में भी ये पाया जाता है. इनफैक्ट फाइबर्स यानी ये सिंथेटिक फाइबर्स. हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन होता है कि जो थोड़े ज़्यादा थिक क्वालिटी के जो बैग्स होते हैं. लो डेंसिटी तो वो एकदम पतले वाले बैग्स हो गए. पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लम्बिंग पाइप्स और ये सब बातें जो हो गई. और ये जो हमारे डिस्पोजेबल्स होते हैं ना, दैट इज़ स्टायरीन, दैट इज़ डिस्पोजेबल. ये प्लेट, चम्मच, ये सब जो होता है.
अब ट्राइक्लोसान कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज फॉर अ वेरी इज मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्राइक्लोसान जो है वो टूथपेस्ट में मिलता है। टूथपेस्ट कौन सा है इसमें? टॉयलेटरीज। फूड प्रिजर्वेटिव्स और फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस, रीयूज प्लास्टिक कंटेनर्स, ये तो नहीं, वैसे भी नहीं बनेगी बात। फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके अंदर जो एक सब्सटेंस जो बैंड है वो है कैल्शियम कार्बाइड। इससे बनाना, मैंगो, ये सब पकाने में बहुत यूज़ किया जाता था इनको। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। ये स्पीड ऑफ द लाइट इज़ ऑलवेज सेम। अब ये देखो, जो डिस्टेंसेज अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ये तो वेरी यूजलेस। ऐसा कैसे है? वो तो बदलता रहता है डिस्टेंस। तो स्टेलर बॉडीज़ से ऐसा लग सकता है कि ना जाने किसकी बात हो रही है, पर ये सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात हो रही है। स्टार, मून, कॉमेट, एस्ट्रॉयड, ये सब। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, उससे हम टाइम का कैसे मतलब वो कर पाएंगे? स्पीड इज़ ऑलवेज सेम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके।